दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा आखिर वो कौन सा इस्लामिक मुल्क है जिसके इस्लामिक शासन ने एक ऐसा इस्लामिक फैसला कर लिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इस्लामिक क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है और कुछ लोग इसे इस्लामिक दुनिया में एक क्रांतिकारी फैसला भी करार दे रहे हैं, जबकि काफी एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फैसले का विरोध कर रहा। हालांकि मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए एक जोरदार हमले के बाद रूस ने सार्वजनिक रूप से बहुत तीखी प्रतिक्रिया तो अभी नहीं दिया। उस हमले के बाद इस्तांबुल में तुर्की की मध्यस्थता में यूक्रेन और रूस के बीच में शांति वार्ता भी हुई। हालांकि वो विफल हो गई क्योंकि रूस ने यह कहा कि वो 4 क्षेत्रों के नाम दे रहा है और जब यूक्रेन उन 4 क्षेत्रों से अपनी सेना को हटा देगा तब वो सीज फायर पर बात करने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल यूक्रेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और इसलिए 1 घंटे तक चली वो बातचीत फिलहाल विफल हो गई। उधर रूस यूक्रेन के हमले से रूस की जनता में भी एक गहरा आक्रोश भी है, गहरी निराशा भी है। हालांकि मैं अब भी ये बात कह रहा हूं, रूस कोई परमाणु हमला नहीं करेगा यूक्रेन पर, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन रूस अपनी जनता को विश्वास में लेने के लिए, अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के मॉस्को सहित 2-3 शहरों में परमाणु मिसाइलों का सार्वजनिक रूप से कुछ वाहनों पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस तरह से रूस की जनता को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस हमले से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रूस के पास ऐसे विध्वंसक हथियार भी हैं कि वो क्षण भर में यूक्रेन को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अभी इंसानियत की खातिर, मानवता की खातिर वो यूक्रेन की जनता के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या ये कहा जाए कि वो ये नहीं चाहता, रूस ये नहीं चाहता कि वहां के नाटो की और अमेरिका की कठपुतली जेलेंस्की के पापों की सजा यूक्रेन की जनता को दी जाए। तो फिलहाल इस तरीके के परमाणु हथियारों को वहां पर सार्वजनिक रूप से सड़कों पर दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस इस्लामिक देश की ओर। आखिर कौन सा है वो इस्लामिक देश, कौन है वो इस्लामिक शासक और क्या है उस इस्लामिक शासक का इस्लामिक फैसला। आपको सबको पता, बहुत अब से कुछ दिन बाद ही ईद अल अजहा आने वाली है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बकरा ईद भी कहते हैं। मैं जिस देश की बात कर रहा हूं वो देश मोरक्को है। हालांकि ये अफ्रीकी देश कहा जाता है, लेकिन इस देश की भाषा अरबी है और इसको अफ्रीकी देशों में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप में आता है, उपमहाद्वीप में आता है। पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी वाला देश है। मोरक्को के बादशाह जो इस समय है उनका नाम है सिदी मोहम्मद बिन हसन अल अलावी। इनके पिता का नाम था ये हसन द्वितीय। उनकी मृत्यु के बाद 23 जुलाई 1999 को ये मोहम्मद सिख्त मोरक्को के राजा बने। मैं आपको ये बता दूं कि मोरक्को में
99% मुस्लिम आबादी है, और ये सभी मुस्लिम वहां पर सुन्नी मुसलमान है। और मोहम्मद सिख्त, या जिनका पूरा नाम है सिद्दी मोहम्मद बिन हसन अल अलावी, ये अलावी राजवंश के 30वें सम्राट हैं। मतलब इस राजवंश का मोरक्को पर बहुत लंबे समय से शासन चला रहा। लेकिन मैं आपको एक भी बात तो ये बता दूं, मोरक्को यदि आप एक बार घूमने चले गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी मोरक्को ना जाना चाहें। मोरक्को की खूबसूरती ही ऐसी है कि जो एक बार मोरक्को में चला जाता है वो दोबारा भी जाना चाहता है, वो तीसरी बार भी जाना चाहता है और चौथी बार भी जाना चाहता है। हालांकि वो एक इस्लामिक देश है, 99% आबादी वहां के मुस्लिम्स की है और सुन्नी मुस्लिम्स की है, लेकिन जिस तरीके की पिक्चर आपके दिमाग में मुस्लिम्स के प्रति होती है, यदि आप मोरक्को चले जाओगे तो आपको बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत देश है, बहुत साफ सफाई वाला देश है और गगनचुंबी इमारतें मोरक्को में होती है। मोरक्को की सड़कें देखने लायक होती है। मोरक्को में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। मोरक्को के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आधुनिक विचारों से उत्प्रोत हैं, हालांकि वो सब इस्लामिक परंपराओं का पालन करते हैं। मोरक्को के अंदर जैसे आपने अपने यहाँ चाय बहुत पी जाती है, मैं आपको बता दूं दुनिया के 2 देशों में ग्रीन टी बहुत पी जाती है। एक देश का नाम है जापान और वो दूसरा देश है मोरक्को। मोरक्को में ग्रीन टी को ग्रीन विस्की भी कहा जाता है और वह 24 घंटे लोग जब भी जैसे यहाँ चाय पीते हैं ऐसे ही वहां पर ग्रीन टी पीते हैं। कहा यह भी जाता है कि मोरक्को की जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा संख्या में मोबाइल मोरक्को में पाए जाते हैं। मोरक्को का राजवंश पूरी तरह से आधुनिक है, कट्टरता का पालन नहीं करता। यदि किसी और धर्म के लोग भी जो 1% ही हैं, और आमतौर पर वो सब विदेशी हैं जो कुछ नौकरियों के कारण या कुछ सरकारी दूतावासों में नौकरी के कारण वहां रहते हैं, लेकिन उनको भी अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। और मोरक्को के यदि आप मुस्लिम्स को भी देख लोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वो मुस्लिम हैं जिनको आप भारत में देखते हो, जिनको आप पाकिस्तान में देखते हो, बांग्लादेश में देखते हो या कुछ और देशों में देखते हो। क्योंकि मोरक्को की पूरी मुस्लिम आबादी बहुत पढ़ी लिखी है, वो धार्मिक परंपराओं का पालन तो करती है लेकिन धार्मिक कट्टरता से बहुत दूर रहती है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाती है, समय के साथ चलती है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग भी करती है। लेकिन दोस्तों पिछले 6 साल से मोरक्को प्रकृति के मार झेल रहा है और मोरक्को में सूखा बहुत पड़ रहा है। और इस सूखे की वजह से मोरक्को की कृषि व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। हालांकि मोरक्को में विश्वविद्यालय भी बहुत है
और कृषि अनुसंधान पर भी वहां पर काफी काम होता रहता है। दुनिया के जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय जिनको माना जाता है, उसमें से एक विश्वविद्यालय मोरक्को में है। यह बात भी सुनकर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि भारत सहित बांग्लादेश, पाकिस्तान या और कुछ मुस्लिम देश हैं जहां का मुस्लिम समाज आमतौर पर पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता से थोड़ा दूर रहता है। इस 6 साल के सूखे के कारण सिर्फ मोरक्को की कृषि व्यवस्था ही प्रभावित नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मोरक्को में जानवरों की भी बहुत कमी हो गई है, और इस जानवरों की कमी से मोरक्को की सरकार यह महसूस करती है कि वहां की कृषि व्यवस्था और ज्यादा प्रभावित हो रही है। और मोरक्को के राजा, जिन्हें संक्षेप में मोहम्मद सिख्त कहा जाता है, वो पशुधन को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनका कहना है कि मोरक्को में जिस तेजी से पशुधन की संख्या घट रही है और जिस तरीके से 6 साल से सूखा पड़ रहा है और हमारी कृषि व्यवस्था है बहुत प्रभावित हो रही है, उन्होंने इस बार एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसने मोरक्को सहित पूरी दुनिया में और खास तौर से इस्लामिक मत को मानने वालों में, इस्लामिक मत के विद्वानों में, इस्लामिक मत के जानकारों में एक नई बहस छिड़ गई है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस्लामिक वर्ग में दो वर्ग बन गए हैं। वो क्या फैसला है आपको पता है? बकरा ईद के ऊपर मुस्लिम समाज के बीच में कुर्बानी की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कुछ और देश हो। हालांकि अब मुस्लिम समाज में भी एक ऐसा वर्ग खड़ा हो रहा है जो कुर्बानी से थोड़ा दूर रहता है। खास तौर से जिन मुस्लिम देशों के अंदर शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां पर कुर्बानी की परंपरा कुछ कम हो रही है। आंकड़े बताते हैं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और इंडोनेशिया में हालांकि कुर्बानी होती है, लेकिन अब उतने बड़े पैमाने पर नहीं होती जितने बड़े पैमाने पर पहले होती थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां की मुस्लिम आबादी बहुत शिक्षित नहीं है, धार्मिक कट्टरता उनमें कूट कूट का भरी हुई है, बांग्लादेश भी उसी में शामिल है, यहां पर अभी भी पुरानी इस्लामिक परंपराएं चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से मोरक्को में सूखा पड़ रहा है, कृषि प्रभावित है और पशुधन की कमी हो रही है, मोरक्को के इस्लामिक शासक ने आदेश जारी करा है कि इस बकरा ईद पर किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। उन्होंने आदेश दिया है कि मोरक्को में पशुधन की लगातार कमी हो रही है, जिसका असर मोरक्को की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और जिसका असर मोरक्को की कृषि पर पड़ रहा है, और इस कारण मोरक्को की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। तो जानवरों को बचाने के लिए मोरक्को के इस्लामिक बादशाह ने आदेश दिया है कि इस बार बकरा ईद पर किसी भी जानवर की, मतलब ये नहीं कि बकरे की या किसी और जानवर की, किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी को भी कुर्बानी करते हुए पकड़ लिया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
और देश के कानून के अनुसार उसको दंडित भी किया जाएगा। उनके इस आदेश के बाद जो बकरा ईद से पहले बकरा बाजार लगते थे देश भर में, वो बकरा बाजार लगने बंद हो गए। देश भर में छापेमारी हो रही है। सरकार की पुलिस और वहां के सुरक्षा बल घरों से पशुओं की गिनती कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि बकरा ईद के बाद भी वो पशुओं की गिनती करने आएंगे और पशु कम नहीं मिलने चाहिए। और अनेक जगह से पशुओं को बरामद भी कर रहे हैं और उनको सरकारी स्थलों पर ले जाकर सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरक्को की सहित दुनिया भर की मुस्लिम समाज मोरक्को के शासक के फैसले का स्वागत कर रहा हो। खुद मोरक्को के अंदर हालांकि शिक्षा बहुत है, आधुनिकता भी बहुत है और संपन्नता भी बहुत है, लेकिन मोरक्को की जनता में दो वर्ग है। मैं आपको बता दूं, मोरक्को में भी हालांकि कुर्बानी होती है लेकिन बहुत कम संख्या में होती है और आम जो मुसलमान है मोरक्को का वो कुर्बानी से दूर रहता है। लेकिन जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं अब उनके भी कुर्बानी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इस प्रतिबंध का वहां के धार्मिक इस्लामिक विद्वान विरोध कर रहे हैं और सिर्फ मोरक्को में नहीं, दुनिया के और इस्लामिक और गैर इस्लामिक देशों में जो इस्लामिक विद्वान हैं उनके बीच में यह चर्चा बनी हुई है कि क्या एक इस्लामिक देश के राजा को, इस्लामिक शासक को इस्लामिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या अधिकार नहीं है। मोरक्को में भी एक इस्लामिक विद्वानों का वर्ग यह मानता है कि देश की खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर, देश की संपन्नता की खातिर यदि इस्लामिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना पड़े तो यह अधिकार इस्लामिक शासक को है। और इस आधार पर वो इस्लामिक विद्वान ये कह रहे हैं कि मोरक्को के बादशाह को ऐसा करने का अधिकार है और मोरक्को की जनता अपने बादशाह के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। हालांकि मोरक्को में ही ऐसा भी एक वर्ग है इस्लामिक विद्वानों का जिनका कहना है कि बादशाह सलाह दे सकते थे, बादशाह लोगों से अपील कर सकते थे। वो इस बात को मानते हैं कि पशुधन की कमी, कुर्बानी, पशुधन की कमी है मोरक्को में, और वो भी इस बात को मानते हैं कि मोरक्को की संपन्नता के लिए, कृषि व्यवस्था को बचाने के लिए अब पशुओं को बचाने की आवश्यकता तो है, लेकिन उनका कहना है राजा को इस्लामिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और इस आधार पर इस्लामिक विद्वानों का यह वर्ग मोरक्को के बादशाह के फैसले का विरोध कर रहा है और यह वर्ग मोरक्को के विभिन्न शहरों में धरना, जुलूस और प्रदर्शनों का भी आयोजन कर रहा है। हालांकि इन धरने, प्रदर्शनों के आयोजन में लोगों की भागीदारी बहुत कम है। वो मैंने इसलिए पहले बताया कि मोरक्को के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़ी लिखी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ चलती है, समय के साथ चलती है और आधुनिकता को अपनाती है। और सिर्फ मोरक्को ही नहीं, दुनिया के और इस्लामिक देशों में भी और गैर इस्लामिक देशों में भी इस्लामिक विद्वान
मोरक्को के बादशाह के फैसले पर बटे हुए हैं। कई और देशों के मैंने मुस्लिम विद्वानों को पढ़ा और उनका कहना है कि देश का शासक बादशाह है, देश की रक्षा करना, देश को गरीबी से बचाना, देश को आधुनिक बनाना, शिक्षित बनाना और पूरे देश की जनता को संपन्नता से रखना राजा का या बादशाह का अधिकार है। और यदि मोरक्को के बादशाह को ऐसा करना जरूरी लगता है तो ये उनका अधिकार है, उन्होंने सही किया। लेकिन पूरी दुनिया में मोरक्को से बाहर इस्लामिक विद्वानों में बड़ा वर्ग उनका है जो मोरक्को के बादशाह के फैसले का समर्थन नहीं करते, और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे मोरक्को गर्त में जाए, चाहे मोरक्को गरीबी में चला जाए, चाहे मोरक्को की कृषि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाए, चाहे मोरक्को की जनता दरिद्रता में डूब जाए, लेकिन मोरक्को के बादशाह को इस्लामिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दोस्तों, ये चर्चा है मुसलमानों को आपस में सोचने की। मुझे लगता है मुझे इस मसले पर कोई अपनी राय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को और मुस्लिम विद्वानों को, वो चाहे शैक्षिक जगत के लोग हैं चाहे इस्लामिक जगत के लोग हैं, उन्हें इस बारे पर बहुत ईमानदारी से पूरी निष्पक्षता के साथ विचार करना चाहिए कि मोरक्को के बादशाह को अधिकार है या अधिकार नहीं है। फिलहाल मोरक्को में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इस ईद अल अजहा पर, इस बकरा ईद पर मोरक्को में कुर्बानी नहीं होगी, और यदि कोई कुर्बानी करने का प्रयास करता है तो मोरक्को की पुलिस, मोरक्को के सुरक्षा बल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसकी गिरफ्तारी होगी। आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं, फिर चर्चा करूंगा किसी और विषय पर। दोस्तों, देखते रहिए चर्चा का विषय। और चलने से पहले फिर आपको अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलते चलते मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूं, हर मुस्लिम विद्वान से निवेदन कर रहा हूं, गहन मंथन करें मोरक्को के बादशाह के फैसले पर। आशा है आप गहन मंथन करने के बाद खुद किसी अच्छे या और सही निष्कर्ष पर पहुंच पाओगे। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।